Sorry. Yes. So welcome you once again in my class of mathematics and let's talk about some basics of geometry. आज कुछ बातें करेंगे 9th क्लास की. आज बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्री की कि हमें कुछ चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, या हमने ये सब चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो उसको एक बार रिकैप्चर करते हैं. लेट्स रिकैप्चर आवर मेमोरी व्हाट वी हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस. लेट्स टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द जूनियर क्लासेस. ओके, चलो. Lines, we know that A and B, a line with terminating ends is known as a line. ये तो एक लाइन है, लेकिन एक रे ये होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो वो रे होती है. अगर उस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता ये, तो ये एक लाइन सेगमेंट है. सो वी नो, सॉरी, दिस इज अ लाइन. ये एक लाइन है, ये रे है जिसका एक एंड पॉइंट होता है वो रे, और जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको हम मेजर कर सके, जिसकी हम लेंथ निकाल सके, ये हमारे पास में लाइन सेगमेंट होती है. क्लियर है ना तीनों के डिफरेंस? एक है रे, एक है लाइन और एक है लाइन सेगमेंट, और इन तीनों का हमें डिफरेंस मालूम है. एक रे वो होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है. अगर दोनों एंड पॉइंट्स मिल जाए तो इसका मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो होती है लाइन सेगमेंट. लाइन एक इंडेफिनिट लेंथ की होती है which can be extended on both sides, जो दोनों साइड से अपन एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इसको हम लाइन कहते हैं जिसका कोई एंड नहीं होता. एक एंड वाली वे, दोनों एंड वाली लाइन सेगमेंट, बिना एंड वाली लाइन, है ना. चलो, एंगल कैसे मेजर करते हैं? मान लीजिए अपने पास में ये एक लाइन है, एक रे है OA, राइट, और इसको रोटेट करा शो किया अपन ने. मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी ऊपर की तरफ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करते हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव मेजर किए जाते हैं. जैसे हम कहते हैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, है ना. तो हमें मालूम है अच्छी तरह से ये एक लाइन है, और हम हमेशा याद कीजिए, आपको टीचर इस तरह से मार्क कर देती है AOB. जब भी टीचर मार्क करते हैं या बुक्स आप देखते हैं तो उसमें ये चीज जरूर मार्क की होती है, ये आर्क, एक छोटी सी आर्क बनाई होती है. इसका मतलब ये है कि हमने ये चीज जो है मेजर करी है, और इन दोनों रेज के बीच का जो आर्क है, यानी कि जो एंगल है, वो 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, जो भी है ना, इस तरह से, राइट. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं. इसका मतलब अगर हम एंगल्स को नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करना शुरू कर दें, कभी भी अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना शुरू कर दें तो वो नेगेटिव एंगल्स होते हैं. तो अगर हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या अगर हमें कभी बुक्स में -30 डिग्री मिल जाए, तो माइनस का मतलब यहाँ पे केवल डायरेक्शन से है. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में. सो एंगल्स में भी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन सेंस होता है एंगल्स में भी, ये याद रखिएगा. तो एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी. जैसे अगर हमें किसी ने कहा 40 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऊपर की तरफ इस तरह बनाते हैं और ये हम कहते हैं ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है ना, राइट. इसी तरह से अगर अपने से कोई कहे कि -40 डिग्री था एंगल, तो -40 डिग्री था, इसका मतलब जो बॉडी है या जो लाइन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी नीचे की तरफ गई होगी इस तरह से, ये 40 डिग्री है. लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होता है. तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है. एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है. जो क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है वो हमेशा नेगेटिव एंगल होता है. तो एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव एंगल होता है. ठीक है, पहली बात. ऐसी तरह से और भी कुछ बातें हमें अपडेट करना है अपने आप को, याद रखिएगा. हम डिग्री में जब हम मेजर करते हैं तो डिग्री को सब पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं 60 मिनट्स में. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. सोचिए ना बेटा, एक बहुत बड़ा जाइंट व्हील हो, बहुत बड़ा एक जाइंट व्हील हो, ठीक है. उसमें अगर हम मान लेते हैं ये OA जो है वो उसका रेडियस है, 1 डिग्री एंगल में वो जाइंट व्हील यहाँ पे पहुंच गया, मान लेते हैं ये यहाँ तक पहुंच गया. अगर हम इसको सब पार्ट में और डिवाइड करना चाहें और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहें तो हम इसको 60 सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और एक पार्ट को हम मिनट कहते हैं. तो 1
एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, राइट। और हम इसको 60 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 डिग्री इज कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स। अगर हम इसको फर्दर और डिवाइड करना चाहें, अगर हम इसको थोड़ा सा और फर्दर डिवाइड करना चाहें तो हम कहते हैं चलो 1 मिनट। अगर मान लीजिए ये बहुत बड़ा जाइंट व्हील है तो 1 मिनट भी काफी बड़ा होगा, इसमें 1 मिनट का एंगल भी बहुत बड़ा होगा, तो उसको भी फर्दर हम और डिवाइड कर दें तो हम कहते हैं कि 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं। समथिंग विच इज रिलेटेड टू द डायल ऑफ क्लॉक। क्लॉक के डायल से भी रिलेटेड है ये, लेकिन उसको नहीं अभी डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो याद रखिएगा डिग्री मेजर में 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होती है, जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 60 सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डैश लगता है, तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ये इतना नॉलेज हमें होनी चाहिए 9th क्लास में। 1 डिग्री 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. ओके, चलो अब आगे चलते हैं। हमने कुछ टर्म्स भी पढ़ी हुई है। एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट की बात हो गई है ना। चलो डिग्री मेजरमेंट में हमें मालूम है एक कंप्लीट एंगल, जब ये रे इस तरह से मान लीजिए OA है, ये 0 डिग्री का एंगल है, ये 0 डिग्री है ना। ये पूरा घूम के वापस यहाँ पे पहुंच जाए तो हम कहते हैं ये कंप्लीट एंगल है, ये 360 डिग्री है, कंप्लीट एंगल। तो देखिए ना, हमें मालूम है ये एंगल, अगर आप से पूछे व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, दिस इज 0 डिग्री, बट व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, सो वी विल से इट इज द कंप्लीट एंगल। तो ये हमें जो आंख है वो बनानी क्यों जरूरी होती है हमें अच्छी तरह से मालूम है, राइट। मान लीजिए किसी टीचर ने या किसी ने हमसे पूछा, हमारे किसी फ्रेंड ने पूछा, बताइए कैसा एंगल है, कौन सा एंगल है ये। अगर हम एक्यूट बोल रहे हैं या हम रिफ्लेक्ट एंगल बोल रहे हैं तो हम दोनों ही गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्वेश्चन ही पूरा नहीं पूछा, उससे हमें पूछना चाहिए था बेटा ये बता मेजर कहां से किया है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा देखो कि ये रिफ्लेक्ट है तो तू ऐसे कर देगा तो ये एक्यूट हो जाएगा। और अगर यही एंगल अगर इस तरह से AOB है और आप अगर मुझे इस तरह से मार्क करके दोगे तो ये रिफ्लेक्ट एंगल में बदल जाएगा। तो आपने एंगल मेजर कहाँ किया है वो तो बताओ। इसलिए आप समझ रहे हैं ये जो आंख है इसकी इंपॉर्टेंस देखिए ना, सेम फिगर थी, आप चेंज कर सकते हैं अपना आंसर। ये और ये दोनों कैसे हैं पता नहीं, इस समय किसी का नहीं पता कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा रिफ्लेक्ट एंगल है। तो ये जो आंख है इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। तो हम ये आंख जरूर बनाते हैं। अब ये कंप्लीट एंगल है या 0 डिग्री एंगल है? ये 0 डिग्री है क्योंकि आपने जो आंख थी वो बनाई नहीं, और जब आपने मेजर करने के लिए आंख ऐसे बना दी तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये यहाँ तक पूरा घूम के आ चुका है। ये 360 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री और ये 360 डिग्री, राइट। चलो आगे चलते हैं। हमें कुछ एंगल्स जो सिर्फ आपसे समझाए जा रहे हैं उनके नाम वगैरह क्लियर है ना। हमारे पास में 0 डिग्री से लेकर के यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा ये कह लीजिए, और 90 से थोड़ा सा छोटा यानी 89 डिग्री 59 सेकंड तक टाइम करके, है ना। तो ये एंगल होता है अपने पास में एक्यूट एंगल, राइट। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो ये होता है अपने पास में एक राइट एंगल, राइट एंगल। अगर ये 180 से 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो तो ये होता है अपने पास में ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। अगर ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो जाए इस तरह से, मान लेते हैं AOB, तो ये होता है एक स्ट्रेट एंगल। ये हो गया अपना स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल। अगर ये 180 से बड़ा लेकिन 360 से कहीं छोटा हो यानी इस तरह का हो तो ये रिफ्लेक्ट एंगल कहलाता है ना। और अगर ये पूरा घूम के यहाँ पे वापस आ जाए तो ये अपना कंप्लीट एंगल कहलाता है। देखिए ना, इसमें एक कमी रह गई है 0 एंगल की। हाँ जी, अब देखिए एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल, कंप्लीट एंगल, ऐसे होते हैं। टाइप ऑफ एंगल्स की मेजरमेंट की बात करें, मेजर के हिसाब से देखें तो हमारे पास में इतनी तरह के एंगल्स होते हैं।
जीरो एंगल वो जहाँ पे अपनी मेजरिंग लाइन और जो रोटेटिंग लाइन है वो एक ही जगह पे होती है, तो ये जीरो एंगल है। एक्यूट एंगल वो जो 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री हो, वो 0 से 90 के बीच में जो होता है वो एक्यूट। जो स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो, वो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अगर वो 180 डिग्री के इक्वल हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका एंगल एक 180 डिग्री का एंगल होता है, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। फिर अगर वो एंगल 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा हो, 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम रिफ्लेक्ट एंगल के नाम से जानते हैं। और कंप्लीट एंगल उसको कहते हैं जब हम वापस घूम के उसी जगह पहुंच जाते हैं, यानी पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं, तो वो कंप्लीट एंगल कहलाता है ना, 360 डिग्री, राइट? ओके, तो मेरे ख्याल से इन सब के हमें नाम आते हैं। अब जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो हमें लाइंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी जूनियर क्लासेस में। हमें क्लियर होना चाहिए कि टू लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग और दे कैन बी पैरेलल। टू लाइंस कैन बी इधर दो ही चीजें हो सकती हैं, इधर दे विल बी इंटरसेक्टिंग और दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सही है ना? चलो, हाँ जी। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट was that in a plane lines can be on only two forms. Either they will be intersecting like here, N1 and L2 are intersecting at O, or they will be parallel to each other. That means they will never intersect with each other on extension also. Like suppose this line is L1 and this one is L2. So we cannot say that they are not intersecting lines. Yes, they are intersecting lines because on extension they will intersect. So intersect कर रही हो या एक्सटेंशन से इंटरसेक्ट कर जाए तो वो क्या कहलाती है? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कहलाती हैं। लेकिन पैरेलल वो जो ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो और ना ही उनके एक्सटेंशन पे भी किसी भी तरफ, चाहे ऑन ईदर साइड ऑफ इट हम कहीं भी एक्सटेंड करते हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, मीट नहीं करती एक दूसरे को, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें अच्छी तरह से क्लियर होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वगैरह क्या कहलाते हैं, है ना, कौन से होते हैं। चलो देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में ये दो लाइन है AB and the line CD and they are intersecting each other at O, then we know it that angle AOD and angle BOC are vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal. Similarly, angle AOC is equal to angle BOD. They are also vertically opposite angles. As we said, vertically opposite angles are always equal. बहुत आराम से बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, बता सकते हैं ना। मान लीजिए अपने पास में ये x है, ये y और ये z एंगल, सपोज, ठीक है। एंगल AOC को हम x बोल रहे हैं, एंगल BOC को y और BOD को z बोलते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। क्या x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है? हाँ है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वो 180 डिग्री ही होता है। सो एंगल AOB इज 180 डिग्री, एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली क्या हम y प्लस z को भी 180 कह सकते हैं? चेक कीजिए फिगर में, आराम से देखिए, क्या y प्लस z को भी 180 कह सकते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए यस, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि y प्लस जेड भी एक एंगल COD है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री मेजर के बराबर होता है, राइट? नाउ वी नो दैट थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल, जब x प्लस वाई भी 180 डिग्री के इक्वल है और y प्लस जेड भी 180 डिग्री के बराबर इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड के इक्वल है। चेक कीजिए ना, x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड के इक्वल है, इसका मतलब y को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज x एंड z आर इक्वल। व्हाट आर x एंड z? yes, of course, x and z are vertically opposite angles. So vertically opposite angles are always equal, right? है ना? कब कहलाता है ये?
वर्टिकल पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या कहलाता है? इज द आर्म्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज। ये हमेशा क्या बनते हैं? आर्म्स ऑफ टू ऑपोजिट रेज में बनते हैं हमेशा। देखिए ये हमेशा ऐसे बनेंगे, तो इनका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपको लीनियर पेयर का सेंस है ना, मालूम है ना लीनियर पेयर किससे बोलते हैं? बिल्कुल, एक पेयर ऑफ एंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर। और अब तो अच्छी तरह से मालूम चल गया हमें लीनियर का मतलब, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी ग्राफ बना चुके हैं। हमें मालूम है लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, राइट? तो ये अगर एक एंगल है, सपोज एंगल AOC एंड एंगल BOC, these are formed on a straight line, लीनियर पेयर है, ये पेयर लीनियर है। तो इसका मेजरमेंट अगर मान लेते हैं x है और इसका y, तो हमें मालूम है ना कि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री है, जैसा कि अपन ने अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स प्रूव करने के लिए भी दिया था कि x प्लस y इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दे आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। So x plus y is always equal to 180. These angles, the angles whose sum is 180 degree, are also known as supplementary angles. Remember, याद है? Supplementary angles क्या कहलाते हैं? जिनका सम 180 होता है, तो supply। yes. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 180 होता है। अच्छा, उन एंगल्स को क्या कहते हैं जिनका सम 90 होता है? याद है? अगर हम मान लेते हैं ये दो एंगल है, एंगल AOB और एंगल AOC, AOB एंड AOC, और इस फिगर के हिसाब से कि एक राइट एंगल का पेयर है, यानी राइट एंगल है, इनका सम 190 डिग्री है। तो याद है आपको क्या कहलाते थे? कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन एंगल्स का सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं, इनको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। और राइट एंगल के अगर दो पार्ट हो जाए, जरूरी नहीं है इक्वली हो, ये जैसे 45 पे दिख रहा है ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, ऐसे हो मान लीजिए, तो भी अपने को मालूम है x प्लस वाई इक्वल टू 90 है। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। याद है ना बच्चे? ठीक है। और क्या पढ़ा था आपने जूनियर क्लासेस में? बिल्कुल, आपने पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस की पढ़ा था। 8th क्लास के एनुअल एग्जाम्स में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। मान लीजिए these two lines are parallel to each other. Suppose AB and CD are pair of parallel lines, and T is the transversal, and line T is the transversal. Then how many angles we are having here? In this figure we are having 8 angles. तो मैं एक बार मार्क लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 6, इसको 7 मान लेते हैं, इसे 8 है ना। चलिए, तो ये सिस्टम जो है ये बहुत प्यारा सिस्टम है, और ये मेरे ख्याल से आपको 9th में भी 8th में भी क्लियर हो गया था। इसको एक बार से सॉरी, इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये 8th में जितना इंपॉर्टेंट है उतना 9th में भी इंपॉर्टेंट है ना। एंगल 1 और एंगल 5, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंगल 5, चेक कीजिएगा, एंगल 2 एंगल 6, और सेम पोजीशन में आने वाले कौन सा एंगल है? एंगल 3 एंड एंगल 7, और एंगल 4 एंड एंगल 8. All these angles are on the same side of the transversal as well as on the same of these two lines. They are on the same side of the transversal. Transversal की राइट हैंड साइड में ही है, और दोनों लाइंस के दोनों जो है वो ऊपर की तरफ ही हैं। They are on the same side of the transversal as well as on the same side of the lines, and these angles are known as corresponding angles. याद है ना बेटा? These angles are known as corresponding angles. English का वर्ड है corresponding, हमें मालूम है corresponding मतलब उसके जैसा, उसके जैसा। तो एंगल 1 किसके जैसा है? एंगल 5 के जैसा। एंगल 4 किसके जैसा है? एंगल 6 के जैसा। 3 7 के जैसा, और 4 8 के जैसा। If the lines are parallel, if the lines are parallel, अगर lines parallel हो, तो all these angles, that means the
yes, corresponding angles are equal. पढ़ा हुआ है ना इसमें? All these angles, angle 1 will be equal to angle 5, angle 2 will be equal to angle 6, sorry, 3 will be equal to angle 7, angle 4 will be equal to angle 8, and all corresponding angles are equal. When? What is the condition? The condition is when the lines are parallel. अगर lines parallel हैं तो, अगर lines parallel नहीं है तो ये equal नहीं होते. Corresponding तो होते हैं लेकिन equal नहीं होते. Clear है? तो corresponding angles equal कब होते हैं? जब lines are parallel. When the lines are parallel. Remember this thing. Okay? चलो अगले पे चले. कौन सा एंगल्स पढ़े थे अपन ने? फिर हमने देखा था कि 1, 2 और 7, 8 अगर इस फिगर के हिसाब से देखें अपन तो 1, 2 और 7, 8 these are exterior angles. These are exterior angles. So exterior angles क्यों है? मालूम है ये अपने पास में लाइन्स का सिस्टम है और ये अंदर आता है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं. तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 1, 2, 7 and 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स. 1 and 7 are on the alternate side of the transversal. They are the exterior angles. 1 और 7 exterior angles भी हैं और उनकी खासियत है they are on the alternate side of the transversal. Transversal के इधर उधर है और दोनों एक्सटीरियर हैं. So हम देखें angle 1 and angle 7 similarly angle 2 and angle 8 are alternate exterior angles. What is the name? As the name indicates, alternate. They are on the alternate side. एक right hand side में है तो एक left hand side में है. Exterior, of course दोनों exterior side में ही है. So alternate exterior angles हैं angle 1 और angle 7 का pair और angle 2 और angle 8 का pair. वापस यहाँ पे भी angle 1 and angle 7 and angle 2 and angle 8 are equal if the lines are parallel. Again, if the AB and CD lines are parallel to each other, then angle 1 will be equal to angle 7 and angle 2 will be equal to angle 8. Alternate exterior angles कब equal होते हैं? जब लाइन्स पैरेलल होती हैं. जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था कौन से? corresponding angles. करेक्ट. corresponding angles कब इक्वल होते हैं? जब लाइन्स पैरेलल होती है. अगर लाइन्स पैरेलल ना हो तो ये इक्वल नहीं होते. ठीक है, पेयर तो वही रहेगा. 1 और 7 का पेयर जो है, एंगल 1 और एंगल 7 का पेयर जो है वो एक्सटीरियर एंगल का पेयर रहेगा. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर जरूर बनेगा, लेकिन वो इक्वल कब होंगे? जब लाइन्स पैरेलल होंगी. ठीक है, चलो 3, 4, 6 and 7 angle 3 and angle 4, angle 6 and angle 5. सॉरी मैंने 7 बोला था, सॉरी गलती से. वापस से angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. All these are interior angles. They are on the, they have been trapped in this system. No, ये दोनों लाइन के बीच में है तो ये क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल. लेकिन 3 और 5 एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर और एंगल 6 और एंगल 4 का पेयर जो है वो क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. दिस पेयर will be known as alternate interior angles. They are on the alternate side and they are interior angles. So the name is very simple, alternate interior angles. Angle 3 and angle 5 are alternate interior angles. Interior में भी है और alternate side में भी है. One of them is on the left hand side, the other one is on the right hand side. Right? यहाँ पे भी वही condition है. If the lines are parallel, again, if the lines are parallel, then the alternate interior angles are equal. Angle 3 और angle 5 equal कब होगा? जब angle 6 और angle 4 equal कब होगा? जब ये lines parallel होंगी तब. अगर ये लाइन्स पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते. राइट? ये सब आपने 8 में पढ़ा है. शायद आपने 8 में एक चीज नहीं पढ़ी थी, वो अब इस साल हम पढ़ेंगे, या ये कह लीजिए, याद रख लीजिए. ये देखिए, ये सिस्टम में आपको मालूम है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते. और या ये कह लीजिए, इस सिस्टम को या इस फिगर को अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, वेरी नाइस सर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे तो हमें रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए व्हिच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, व्हिच आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, व्हिच आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल. चलो
इस साल क्या पढ़ने के लिए बोला था वो बताता हूँ। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स पढ़ेंगे इस साल। व्हाट डू वी मीन बाय को इंटीरियर? को का मतलब क्या है? टुगेदर। इंग्लिश में अगर को कहीं पे भी लगता है, किसी भी वर्ड में लगता है, ये स्पेसिफिक, और जब आप को लगा देते हैं किसी के साथ में, तो आप क्या कहते हैं कि ये एक साथ आने वाले एंगल्स हैं, है ना? तो यहाँ पे देखें जरा, को इंटीरियर एंगल्स, को का मतलब एक साथ आने वाले इंटीरियर एंगल। इस केस में देखते हैं, 4 का को इंटीरियर तो 5 है, 6 क्या था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, लेकिन 4 के साथ में अगर इंटीरियर एंगल में देखें को इंटीरियर एंगल तो 5 है। तो एंगल 4 और एंगल 5 को क्या कहेंगे हम? को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो क्या एक और पेयर है हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का इस फिगर में? हाँ है। कौन सा? एंगल 3 और एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 की जो है वो को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर समझिएगा वर्ड का मतलब, वर्ड मीनिंग पे जाएंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से एंगल थे। और फर्स्ट बताओ, को यानी टुगेदर, एक साथ आने वाले इंटीरियर एंगल्स। तो जहां पे देखिए ना, आपके पास 3, 4, 5, 6 ये 4 एंगल हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं। उसमें भी 4 और 6, 5 और 3 जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 4 और 5 कैसे हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह से 3 और 6 कैसे हैं? वो को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, याद रखिएगा। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। कब? जब लाइंस पैरेलल हो। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, व्हाट डज इट मीन? यानी इस सब स्टेटमेंट्स का उल्टा ले लो। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो लाइंस कैसी है? पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस कैसी है? पैरेलल। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब हम जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूव करने बैठेंगे कि ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइंस पैरेलल है, तो हम क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे कि क्या उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, या फिर किसी एक के ऊपर। ये नहीं कि सारी चीजें प्रूव करेंगे, कि कोई एक चीज। जैसे अगर हमने मान लीजिए ये प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 है तो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। इस साल हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। व्हाट आर को इंटीरियर एंगल्स? क्लियर कीजिएगा। Interior angles formed on the same side of the transversal. Pair of interior angles formed on the same side of the transversal. Co-interior, एक ही साथ आने वाले, एक तरफ ही आने वाले co-interior, एक साथ आने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 है, तब जब लाइंस पैरेलल हो। एंड वाइस वर्सा, अगर उनका सम 180 हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलिए तो वापस से टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, सो अपन ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, देखिए मैं फिर से आपसे बोलूंगा, आप इसको अपनी बेइज्जती या ऐसे डिमोरलाइज मत करना अपने आप को कि करने का आपकी एज की बुक उठा के देखो, हम तो एज पढ़ के आए, हमने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे। बिल्कुल अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा आपके ऊपर या आपके कैलिबर पे, लेकिन मैं आपको एक सजेशन तो दे सकता हूँ ना, बीइंग अ टीचर। तो मैं आपको सजेशन ये दे रहा हूँ कि आपने लाइन एंड एंगल्स या एक चैप्टर होगा ज्योमेट्री का पिछले साल फर्स्ट का, जो लाइन और एंगल्स के ऊपर बेस्ड होगा, आपने उसको एक बार जरूर रिवाइज करना है, ताकि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिकॉग्नाइज करना आ जाए। ठीक है, फिर आप इस तरह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर आपने पढ़ा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और क्या पढ़ा आपने? बिल्कुल आपने पढ़ा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। आई एम श्योर आपको करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये सब आपको एक क्लास की बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट करिकुलम यू हैव ऑप्टेड, सम ऑफ यू आर फ्रॉम आरबीएससी ऑल्सो, उन्होंने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीज के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्या है, ये एक को इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। इसका सम 180 कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, एंड वाइस वर्सा। ध्यान रखिएगा उल्टा भी सही है, यानी अगर हम ये प्रूव कर दे कि इन दोनों का सम 180 है तो डेफिनेटली लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये चारों एंगल जो है आपको रेकग्नाइज करने से आने चाहिए। तो आपको देखिए लिखना तो है ही नहीं ना, 8 क्लास की बुक उठाइए, क्वेश्चन देखिए और उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे था क्या, ये वाला ये था क्या, ये ऑल्टरनेट है, ये इंटीरियर है, ये है। इससे क्या होगा, आपको इस चीज में जो है यू विल हैव एन होल्ड, तो लाइफ में आपको थोड़ी सी आसानी होगी इससे करने में। ठीक है, और 8 क्लास की बुक रिवाइज करने में, चैप्टर रिवाइज करने में मुश्किल से 1-2 घंटे लगेंगे आपको। मैं ये बोल ही नहीं कि आप लिखिएगा उसको, बस देखिए और सॉल्व कीजिए, राइट। चले, फिर आपने 8 क्लास तक पढ़े, क्या पढ़े हुए हैं आपने, पढ़े होंगे टू एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेते हैं। चलो, two complementary angles are in the ratio of 2:3, find them. Two complementary angles are in the ratio of 2:3, find them. याद है, बिल्कुल याद होगा। एक एंगल अगर हम 2x से जूम कर लें तो दूसरा 3x से जूम करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज यू सेड इट इज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज whose sum is 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने कहा, है ना, so the complementary angles are in the ratio of 2:3, find them. So simply we say that 5x is equals to 90 degree and all, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब वन वेरिएबल को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, राइट। सपोज इस कॉम्प्लीमेंट्री की जगह ये सप्लीमेंट्री करेगा, इमेज से एक सप्लीमेंट्री एंगल, so two supplementary angles are in the ratio of 2:3, find them. तो हमें मालूम है सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया their sum is 180 डिग्री, और हम उसको इसमें x की वैल्यू निकाल के बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, और x की हेल्प से 2x और 3x की वैल्यू भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा आपने लीनियर पेयर में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे किए होंगे, याद कीजिए। एक स्ट्रेट लाइन थी आपके पास AOB, और उससे आपके पास सिर्फ 2 या 3 एंगल ऐसे बने हुए थे, जैसे सपोज दिस इज x plus 20 डिग्री, दिस वन इज 3x, दिस वन is x plus 30 degree and the value of x. Remember, आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने पक्का किए हुए होंगे। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे 2, 3, 4 जितने भी बन रहे होंगे उन सबका सम क्या होगा, 180। तो एंगल AOD plus angle DOE plus angle EOB is equal to 180 degree. All the sum of the three angles should be equal to 180 degree because this is a straight line. So x plus 20 degree plus 3x degree plus x plus 30 degree is equal to 180 degree. Remember, it's a very simple question. यार ऐसे कैसे भूल गए आप? नहीं भूलना चाहिए था। आपने 7th 8th में करे हुए हैं, बिल्कुल करे हुए होंगे। I'm sure about it. No matter from which board you are, from RBSE or CBSE, is a straight line, and the sum of the angles given on a straight line is always 180 degrees. So angle AOD plus angle DOE plus angle EOB is equal to 180 degrees. So the sum of all the three angles should be equal to 180 degrees. 5x plus 50 degrees is equal to 180 degree, right? 50 डिग्री वहां पे जाके माइनस होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्या व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। So 180 minus 50 is 130 degree. So x is equal to 130 degree upon 5, 2 are 10, 5, 6 are 30. So x is equal to 26 degree. Now keeping the value of x in any of these angles will give you the values of angles. Suppose it says find the angles, suppose it says find the angle AOD or something like that. तो आप 26 डिग्री यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एंगल AOD की वैल्यू आ जाएगी 26 plus 20, ये 3 into 26 है, ये 3 plus 30 है, and all ये आप कर चुके हैं बेटा। डेफिनेटली क्या होगा, है ना। तो इस तरह के एंगल्स आपको बहुत सारे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एक क्लास की बुक में जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। इसलिए आई वाज गिविंग यू द एडवाइस दैट यू शुड गो थ्रू द
book, 8th class book, because unless and until you have a foundation, अच्छी फाउंडेशन नहीं होगी तो 9th की ज्योमेट्री, क्योंकि 9th में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि इस चैप्टर में ही है। आप देखिए ना, इसके बाद में आपके पास ट्राइंगल्स आएगा, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स का पैराग्राम चैप्टर आएगा, उसके बाद आपके पास सर्कल्स आएगा, कंस्ट्रक्शन है। तो इतने सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स है, और हम अगर लाइन एंड एंगल्स के बेसिक्स अगर भूल चुके हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगी, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, from all of you, just go through the 8th class book. Don't demoralize yourself. I'm not putting any question mark on your syllabus, but what I am saying is, being a student, being nearly a teenager, you may have forgotten the things which you have studied in junior classes. Recapture your memory, refresh yourself, and let's talk about the other angles in tomorrow's class. Okay.